हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के एमसीक्यू। और इसके अंदर हम जो आज चैप्टर कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार किए जाते हैं उस बारे में ये पूरा चैप्टर है और इस चैप्टर के हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ये चैप्टर टर्म फर्स्ट के अंदर भी आ रहा है तो और जिनके टर्म्स वाइज एग्जाम नहीं है उनके भी ये बहुत काम आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये कौन से होते हैं, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं। इसको हिंदी में वित्तीय विवरण बोला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आता है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि आपका एक चैप्टर भी है, एंड नोट्स। ये किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन चारों चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग अकाउंटिंग रेशियो को भी यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये आपने चैप्टर किया होगा जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाया होगा, आपने बैलेंस शीट बनाई होगी। बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे हेड होते हैं, सब हेड होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में हम उसको समझते हैं। तो वो सब आपने आई होप इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया होगा। अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं किया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं इस चैप्टर की कुछ लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। बात करते हैं हम सीधा यहाँ पर एमसीक्यू की। तो इसमें सबसे फर्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने आता है द टाइप ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का वो कौन सा टाइप है विच यूज बाय द इन्वेस्टर, जिसको इन्वेस्टर यूज करता है। मतलब ये जो पी&एल है, बैलेंस शीट है, इसका एनालिसिस करने का एक वो तरीका जिसको कोई भी इन्वेस्टर यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? किस चीज को पहचानने के लिए? वेदर द फर्म इज फुलफिलिंग हिज एक्सपेक्टेशन, क्या फर्म उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रही है विद रिगार्ड टू डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। भाई जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा पेटीएम का आईपीओ आया था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पेटीएम में पैसा लगाया, पेटीएम का आईपीओ खरीदा, शेयर खरीदा, है ना। तो ऐसे लोग, बहुत सारे शेयर होल्डर जो है किसी कंपनी के अंदर शेयर बाय करके उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या जो कंपनी का डिविडेंड है और कंपनी का जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो कैसा है, इस चीज़ को पहचानना। तो ये किस एनालिसिस के अंदर आएगा? सिक्योरिटी एनालिसिस है, ये डिविडेंड डिसीजन है, डेब्ट एनालिसिस है या क्रेडिट एनालिसिस है? तो भैया क्रेडिट एनालिसिस नहीं है, डेब्ट एनालिसिस भी नहीं है, डिविडेंड का कोई डिसीजन नहीं है। ये सिक्योरिटी एनालिसिस है कि उनका पैसा सिक्योर है या नहीं। ओके, तो इसमें ए जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। एमसीक्यू नंबर सेकंड वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्स, इनमें से कौन सा आइटम अपीयर करता है एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब आपको याद ही होगा बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ आते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो आते हैं वो करंट लाइबिलिटी हेड के अंदर आते हैं। करंट लाइबिलिटी नाम का हेड होता है बैलेंस शीट में, हेड नंबर 4। उसके अंदर बहुत सारे सब हेड होते हैं, आपको पता हो तो। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोविंग होता है, फिर आपका हो गया ट्रेड पेबल हो गया जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल आता है, फिर अदर करंट लाइबिलिटी हो गया, और फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन सी नंबर पे आता है, इधर आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इनमें से कौन सी चीज़ है जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर इंक्लूड की जाती है? तो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, हाँ ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है पर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो नहीं है। करंट मैच्योरिटी, मतलब ये नहीं है। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये भी शॉर्ट टर्म है बट ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। हमको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में पूछा गया है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, हाँ ये प्रोविजन है तो फिर यही होगा, तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड।
द डेबिटेड एंड एक्यूरेट टाइप ऑफ एनालिसिस डन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखो, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है। ऑपरेशनल मतलब क्या कैपेसिटी से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस कैपेसिटी से बिजनेस हो रहा है, क्या वो अपना फुल कैपेसिटी से कर रहे हैं। तो ये पता करने के लिए कौन सा एनालिसिस किया जाता है? एक्सटर्नल एनालिसिस नहीं। एक्सटर्नल से तो कैसे पता चलेगा, ये तो हम इंटरनल का बात कर रहे हैं कि अंदर का ऑपरेशन कैसा चल रहा है ना, बिजनेस कैसा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, उस बारे में है। तो ये एक्सटर्नल तो नहीं है भैया। तो स्टैटिक है नहीं, है स्टैटिक भी नहीं है, हॉरिजेंटल भी नहीं है, इसको बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल हो रहा है ना, इंटरनल एनालिसिस। तो सी पॉइंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट कौन सा नहीं है? नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज एक पेनल्टी होती है, ये फाइनेंस चार्ज तो नहीं है, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी फाइनेंस कॉस्ट होता है। तो बैंक चार्ज, ये पॉइंट करेक्ट है। बैंक चार्जेस जो होते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट के लेवल का नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 5th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन नहीं है? मतलब बहुत सारी लिमिटेशन होगी, एक ऐसी होगी जो लिमिटेशन नहीं होगी, वो क्वालिटी होगी, हो सकता है। इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बाइस, ये तो लिमिटेशन है। इंटरफर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, मतलब दो फर्म्स की, दो बिजनेस की आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, दोनों कंपनियों के स्टेटमेंट को उठा करके। तो ये लिमिटेशन कैसे हुई? ये लिमिटेशन नहीं है, तो मुझे बी लग रहा है। आगे देखते हैं, लैक ऑफ, ये लैक, इग्नोरेंस, ये भी ठीक है। तो बी, बिल्कुल बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एनालाइज ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्पराइज, मतलब किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? ट्रेडिंग होता है, बिल्कुल। पीएनएल होता है, बिल्कुल। बैलेंस शीट होती है, बिल्कुल। सभी होते हैं, तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 7th। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड अंडर करंट लायबिलिटी। इसमें से कौन सा है जो करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं आता है इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी में आता है। करंट लायबिलिटी में आता क्या क्या है? सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है ना, उसके बाद आता है ट्रेड पेबल, फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और फिर आ जाता है अदर करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है बिल्कुल, है ना, तो ये तो नहीं है। डिबेंचर थोड़ी आते हैं भैया, ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आते हैं, तो बी करेक्ट है। डिबेंचर जो है वो करंट लायबिलिटी नहीं है। ओके, इसलिए उस साइड में भी नहीं आएगा। यहाँ बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो होता है, जब हम शेयर को फॉरफीचर करते हैं तो कई बार हम शेयर को फॉरफीचर करने के साथ साथ में पैसा भी जब्त कर लेते हैं ना। जैसे एक बंदा है, उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दी, है ना, और उसके बाद में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे करा ही नहीं उसने, तो हमने उसका शेयर फॉरफीचर कर दिया। तो शेयर फॉरफीचर तो हुआ ही हुआ, उसके साथ में जो उसने एप्लीकेशन मनी पे करी थी, है ना, वो भी तो फॉरफीचर हो गई। तो वो एप्लीकेशन मनी जो फॉरफीचर हुई है उसको कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो उसे कहाँ दिखाया जाता है? उसे रिजर्व सरप्लस में दिखाया जाता है? नहीं। हाँ, अगर वो री इशू कर रहे हैं शेयर और री इशू करने के बाद में उसको कैपिटल रिजर्व में अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो बात अलग है, तो ये पॉइंट करेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी भी नहीं है, तो मुझे लगता है शेयर कैपिटल के अंदर शेयर फॉरफीचर को एडजस्ट किया जाता है। इसका मेरे हिसाब से यहाँ देखो शेयर कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, बाकी जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है उसका पैसा जो है शेयर को री इशू करने के बाद में जब यूज़ नहीं आता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और कैपिटल रिजर्व जो होता है वो रिजर्व सरप्लस के अंदर आता है। तो इसका आंसर ए भी करेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये बोथ
दोनों में से आप कोई भी करेंगे तो सही माना जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9th की ओर। 8 हो गया, ये आ गया हमारा 9th। 3 क्वेश्चन और आ गए, 9, 10, 11 करते जाइए, बढ़िया है, मज़ा आएगा आपको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, एक्सपेंस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर। भाई जब भी शेयर इशू करते हैं तो खर्चे तो होते ही है ना, बहुत सारी ब्रोकरेज लगती है, अंडरराइटिंग कमीशन लगती है, पेपर वर्क होता है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बनती है, बहुत खर्चा होता है। ऐसे शेयर थोड़ी इशू हो जाते हैं, कितने सारे पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह, फिल्म प्रिंटिंग, स्टेशनरी का खर्चा आता होगा, स्टाम्प का खर्चा आता होगा। तो शेयर इशू करने पर जो खर्चा आता है उसको कहाँ दिखाया जाएगा बेटा? जो शेयर इशू करने पे जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना, वो एक तरह का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है और इसको कंपनी आगे जाके राइट ऑफ करती है। तो ये शेयर कैपिटल में नहीं दिखाया जाता है, करंट लायबिलिटी भी नहीं है, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी भी नहीं है, ये अनअमोटाइज एक्सपेंडिचर होता है, उसी को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसका सी एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमिटमेंट, इनमें से कौन सा कमिटमेंट है? प्रपोज डिविडेंड, कि हम डिविडेंड देंगे, प्रपोज हो चुका है, बस मीटिंग में फाइनल होना है, कमिटमेंट नहीं है ये, बस उस पर शेयर होल्डर का साइन होना बाकी है और वो तो करेंगे, कौन डिविडेंड नहीं लेना चाहेगा। इंटरिम डिविडेंड ये भी नहीं है, अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड ये भी कमिटमेंट थोड़ी है। तो डिविडेंड अरियर्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसपे डिविडेंड जो है क्यूमुलेटिव हो जाता है और बाद में एक साथ 2-3 साल का मिल सकता है। हाँ, तो ये कमिटमेंट है कि हम आपको अभी नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 2 ईयर का साथ में दे देंगे, बट ये ओनली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के साथ ही होता है। तो ये कमिटमेंट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाते हैं, 11th एक और कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन। जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो शेड्यूल नंबर 3 के अंदर होती है ना। तो शेड्यूल नंबर 3 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो शेड्यूल नंबर 3 है उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ और पार्ट सेकंड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसने यही पूछा है कि भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, तो पार्ट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है, तो बी एकदम करेक्ट है। तो ये जो शानदार क्वेश्चंस है अभी मैं और कराऊंगा आपको, तो ये मैंने क्वेश्चंस लिए कहाँ से हैं तो थोड़ा मैं इसको बता दूंगा आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे, मैं तो यहाँ पर कुछ ही करा पाऊंगा, बाकी बहुत सारे आपको सेल्फ करने पड़ेंगे। तो ये ओसवाल पब्लिशर्स है ना, ये बुक है मेरे पास, oswalpublishers.com इसकी वेबसाइट का नाम है। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये ओसवाल पब्लिशर्स नाम की बुक है, ठीक है। ये ऐसे ही इसका कलर वलर है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर फोकस हो रहा हो तो, ठीक है। ये गुरुकुल इस बुक का नाम है। इसमें जो आपकी टर्म फर्स्ट है उसके बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स, इन सभी के आपको इसमें MCQ मिल जाएंगे एक ही बुक के अंदर। टर्म फर्स्ट के MCQ और अच्छे खासे MCQ है, 100+ MCQ है हर चैप्टर के। तो वहाँ से मैंने ये लिए हैं कुछ MCQ, आप देख रहे हैं इसका कैसा लेवल है और विद आंसर दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो बहुत अच्छी बुक है, अगर आप बाय करना चाहे तो आप बाय कर सकते हैं। मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसके कुछ MCQ भी यहाँ पे डाल दिए हैं। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसकी वेबसाइट का, अगर ऑनलाइन आप बाय करते हैं तो। खैर चलिए, ये तो सजेशन है, आपकी मर्जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वेयर विल यू शो द सिक्योरिटी प्रीमियम। हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ शो करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व होता है ना, उसको कोई बात है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, तो बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, लायबिलिटी विच मे बिकम पेबल डिपेंडिंग ऑन एन इवेंट हैपनिंग इन अ फ्यूचर। ऐसी लायबिलिटी जो डिपेंड करती है फ्यूचर में कुछ इवेंट होगा तो पे करनी है, तो वो तो कॉन्टीजेंट होती है ना, संदिग्ध, हो सकता है पे करनी पड़े, हो सकता है नहीं करनी पड़े, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 14। Which of the following item is so under the head non-current क्या होगा भैया? non-current asset होगा, इधर रह गया है,
नॉन करंट एसेट, इनमें से कौन सी चीज़ नॉन करंट एसेट के अंदर दिखाई जाती है? अंडरराइटिंग कमीशन नो, करंट इन्वेस्टमेंट नो, नॉन करंट एसेट बोला भैया, इन्वेंट्री नो, वो तो करंट एसेट है, तो पेटेंट बिल्कुल, ये एक तरह की इंटेंजिबल एसेट है। और नॉन करंट एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट, पहले टेंजिबल एसेट आती है, फिर इंटेंजिबल एसेट आती है, फिर आता है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, तो ये आती है ना सब चीज़ें फिक्स एसेट्स के अंदर। तो पेटेंट है, ओके, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है, ये फिक्स एसेट्स के अंदर आती है, तो डी एकदम करेक्ट है। ओके, अगर आप बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं फुल डिटेल के अंदर, एमसीक्यू नहीं पूरा चैप्टर, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स को बेचने से कोई प्रॉफिट हो जाए तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कहाँ दिखाएंगे? भैया अदर इनकम में दिखाएंगे, इतना तो हमको आता ही है, पीएनएल हमने कर रखा है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल किया है अगर आपने, तो इतना बहुत सिंपल चीज़ थी ये तो। फिर नेक्स्ट आता है आपका गुडविल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है, अदृश्य संपत्ति होती है, जो है ना फील की जा सकती है, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं कर सकते उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? इंटेंजिबल एसेट में बोल ही रहा हूँ आपको, तो ये तो हो गया, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कहाँ दिखाए जाएंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं ट्रेड, याद रखना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 18, ये बोल रहा है अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू द एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली। एक साल का अगर एनालिसिस करना हो हमको, एक साल के डेटा का, कंपनी की बैलेंस शीट का, तो उसको कौन सा एनालिसिस बोलते हैं? उसको वर्टिकल बोलते हैं बेटा, याद रखना, वर्टिकल एनालिसिस होता है। फिर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस नाम तो सुना ही होगा, उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? शेयर कैपिटल के अंदर। कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर को कहाँ दिखाएंगे? शेयर कैपिटल में। करंट लायबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस, पैसा हमारे पास एडवांस आया हुआ है तो करंट लायबिलिटी। ओके, बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 20, और इतने ही कराएंगे हम आपको। और ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए ये वाला जो 20 क्वेश्चन वाला, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है मैंने इस लेक्चर के शुरू में बताया था आपको। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स, इनकम स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, कैश फ्लो होता तो है बिल्कुल, बट बेसिक की बात करें तो दो चीज़ें ज़रूरी है, एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बोलते हैं। सी एकदम करेक्ट है। तो आज के क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको अच्छे लगे हो, इस लेक्चर से अगर आपको हेल्प मिली हो, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, कमेंट कीजिए कुछ पूछना हो तो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।